नमस्कार। संसदीय समितियों की रिपोर्ट पर हमारे खास कार्यक्रम कमेटी रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज मोहन झा। कोयले की घरेलू मांग और घरेलू आपूर्ति के बीच अंतर को पाटने के लिए कोयले का आयात किया जाता है। देश की जरूरतों को देखते हुए कोयले का भारी मात्रा में आयात किया जा रहा है। हालांकि भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत देश में ही कोयले का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के भी खूब प्रयास हो रहे हैं। संसद की कोयला, खान और इस्पात संबंधी संसदीय समिति ने शीतकालीन सत्र में कोयले के आयात और आत्मनिर्भरता से जुड़ी अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की है। संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में न सिर्फ सभी पहलुओं की समीक्षा की, बल्कि महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। समिति की सिफारिशों पर हम विस्तार से डालेंगे नजर, साथ ही विशेषज्ञों से हर पहलू पर करेंगे चर्चा। कार्यक्रम में चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुनील कुमार सिंह। आप सदस्य हैं कोयला, खान और इस्पात संबंधी संसदीय समिति के, साथ में आप लोकसभा सांसद हैं। सुनील जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि कोयला, खान और इस्पात संबंधी संसदीय समिति की जिस रिपोर्ट की आज हम बात करने जा रहे हैं, उसे शीतकालीन सत्र के दौरान 22 दिसंबर को संसद में पेश किया गया था। कोयले की घरेलू मांग और घरेलू आपूर्ति के बीच अंतर को पाटने के लिए कोयले का आयात किया जाता है। देश की जरूरतों को देखते हुए कोयले का भारी मात्रा में आयात किया जा रहा है। हालांकि भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत देश में ही कोयले का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के भी खूब प्रयास किए जा रहे हैं। संसद की कोयला, खान और इस्पात संबंधी संसदीय समिति ने शीतकालीन सत्र में कोयले के आयात और आत्मनिर्भरता से जुड़ी अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की है। संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में न सिर्फ सभी पहलुओं की समीक्षा की, बल्कि महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में पाया कि कोयले की उच्च कीमतों के मद्देनजर कोयला कंपनियों ने बढ़ोतरी को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं। इसमें खनन और परिवहन में हालिया तकनीक का इस्तेमाल शामिल है, जैसे खुदाई के लिए अर्थ मूवर्स और हॉलेज के लिए कन्वेयर सिस्टम्स। कमेटी ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार देश के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में संयंत्रों और उपभोक्ताओं को कोयले की कम कीमत सुनिश्चित करने के लिए रेलवे फ्रेट शुल्क और पोर्ट हैंडलिंग शुल्क को युक्त संगत बनाया जाए। समिति ने अपनी पड़ताल में पाया है कि खनन के मशीनीकरण से सुरक्षा और उत्पादकता दोनों में योगदान होता है। इसलिए कमेटी ने सुझाव दिया कि खनन प्रक्रियाओं का और मशीनीकरण सुनिश्चित किया जाए। निजी कंपनियां नई तकनीक के उपयोग के लिए अनिच्छुक हो सकती हैं। कमेटी ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इनका उपयोग करें। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में पाया है कि साल 2013-14 और 2021-22 के बीच कोयले की मांग में 3% की वृद्धि हुई और साल 2022-23 में इसके 4 से 5% बढ़ने की उम्मीद है। संसदीय समिति ने कोयले के आयात को कम करने और घरेलू उत्पादन बढ़ाने को लेकर अपने सुझाव दिए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हम सुनील कुमार सिंह जी आपसे करना चाहेंगे। आपकी संसदीय समिति ने कोयले के आयात और इसके आत्मनिर्भरता से जुड़े मुद्दे की गहन पड़ताल की और अपनी रिपोर्ट शीतकालीन सत्र में आपने पेश की। क्या कुछ आप लोगों ने अपनी पड़ताल में पाया सर? देखिए, हम लोगों ने अपने पड़ताल में पहले तो जो कोयले का आयात का ट्रेंड है, कोकिंग और गैर कोकिंग दोनों को मिला के उसका पहले स्टडी किया गया। और एक ट्रेंड जो आया है, हमने देखा है कि कोयले में जहां 2006-07 से लेके 2015-16 तक निरंतर कोयले के आयात में वृद्धि रही है, लेकिन 15-16 के बाद से ये वृद्धि धीरे धीरे घटते गई है और फिर 2020-21 में निगेटिव हुई है। हालांकि 18-19 और 19-20 में ये बढ़ा था। और इसीलिए आपको भी ध्यान में होगा कि घरेलू मांग और घरेलू आपूर्ति के बीच जब अंतर होता है तो उसको पाटने के लिए कोयले का आयात किया जाता है। और कोयले का आयात जो 2014-15 में से अगर हम तुलना करें, जो 212 मिलियन टन के आसपास अधिकतम तक पहुंच गया था,
वही अगले 2 वर्षों में घट के 15-16 में 2003 मिलियन टन और 2016-17 में 191 मिलियन टन रह गया। लेकिन फिर भी कोयले के आयात में 17-18 के बाद फिर एक वृद्धि देखी गई और यह 208 मिलियन टन पहुंच गया। और फिर 18-19 में भी कोयले में यह वृद्धि होते रही। इसलिए सरकार ने जब आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना की, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब आत्मनिर्भर भारत की ओर देश को ले जाने का प्रयास किया और फिर हम दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बनना चाहते थे, तो उस दिशा में उसके पृष्ठभूमि में मंत्रालय ने भी घरेलू कोयले का उत्पादन बढ़ाकर कोयले के आयात को कम करने की दिशा में बहुत सारे काम प्रारंभ किए। और इस दृष्टि से इन कदमों के फलस्वरूप अगर आप विश्लेषण करेंगे वित्तीय वर्ष 2020-21 में, तो जो 215 मिलियन टन आता था, वही 2021 में मात्र उसमें नकारात्मक वृद्धि हुई और मात्र कोयले के आयात 208 मिलियन टन रहा। इस तरह हम देखते हैं कि ग्रोथ जो है अब धीरे धीरे भारत सरकार के प्रयास से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश से और कोयला विभाग और कोल इंडिया के विभिन्न कदमों के माध्यम से अब जो वृद्धि है वो निगेटिव ट्रेंड की ओर जा रही है। इसलिए ये अब हम ये हम मान सकते हैं कि देश अब धीरे धीरे आयातित कोयले पर निर्भरता कम करने की ओर बढ़ रहा है और घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने की जो सरकार की नीति रही है, वो नीति अब हमको धीरे धीरे रिजल्ट देने लगी है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो 2029-30 तक का लक्ष्य हम लोगों ने दिया है कि हम कोयले के आयात पर कुछ विशेष क्षेत्रों को छोड़ के, खास करके जो हमारी स्टील मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है उस क्षेत्र को छोड़ दें, तो हम जीरो आयात की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पहल वर्तमान सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कोयला मंत्रालय और देश की विभिन्न कोल कंपनियों के सहयोग से शुरू हुआ है। जी, संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में पाया है कि साल 2013-14 और 2021-22 के बीच कोयले की मांग में 3% की वृद्धि हुई और साल 2022-23 में इसके 4 से 5% बढ़ने की उम्मीद है। संसदीय समिति ने कोयले का आयात को कम करने और घरेलू उत्पादन को बढ़ाने को लेकर अपने सुझाव दिए हैं। सुनील जी, आपने विस्तार से हमें बताया कि आप लोगों ने सुझाव दिया और किस तरह से एक लक्ष्य बनाया गया है। अगर हम बात करें कि घरेलू उत्पादन को बढ़ाने को लेकर जो आप लोगों ने सुझाव दिए हैं, उस पर कुछ आप प्रकाश डालना चाहें? देखिए, घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के दृष्टि से कोल कंपनियों ने बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए हैं और खास करके आपने देखा होगा कि 2020 के अंदर एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई गई है, एक अंतर मंत्रालय कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें विद्युत मंत्रालय, रेल मंत्रालय, शिपिंग मंत्रालय, कॉमर्स मिनिस्ट्री, स्टील मंत्री, एमएसएमई, उद्योग विभाग, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के सभी प्रतिनिधि और बंदरगाहों के प्रतिनिधि इसके सदस्य हैं। और कोयले के आयात के दृष्टि से भी एक डेटा प्रणाली को विकसित की गई है और ये प्रयास किया जा रहा है कि घरेलू कोयले की बढ़ी हुई आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए कोयला की कंपनियां काम करें। और इसीलिए कोल इंडिया ने 2023-24 तक उन्होंने प्रयास किया है कि शून्य कोयला उत्पादन का आयात, जो हम बाहर से कोयला इंपोर्ट करते हैं, उसके लिए प्रयास कर रहा है और 1 बिलियन टन के बढ़े हुए कोयला उत्पाद के लक्ष्य के साथ जो है हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए अनेकों सुविधाएं, विशेष रूप से अनेकों योजना सरकार ने लाया, जैसे एक स्पेशल स्पॉट ई ऑक्शन। अब स्पेशल एक्सपोर्ट ई ऑक्शन में ये किया गया है कि सभी कोयला कंपनियां जो विभिन्न अलग अलग विंडो पर काम करती थी नीलामी का, ये सभी विंडो को मिलाकर एक विंडो कर दिया गया है और सभी कंपनियों द्वारा
ई नीलामी सिंगल यूनिफाइड विंडो के तहत अब आयोजित की जाएगी। इसमें जितने भी कोयला के क्षेत्र के लोग हैं वो सिंगल विंडो के तहत इसमें भाग ले सकते हैं जी। लेकिन इसके साथ ही साथ उत्पादन बढ़ाने के दृष्टि से भी बहुत सारे काम हुए और उत्पादन बढ़ाने के दृष्टि से मशीनीकरण का काम, उसके बाद हम कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कोयला के खदानों को चिन्हित करने का काम और लागत को घटाते हुए कोयला के क्षेत्र में जो नए मशीन यूज हो रहे हैं जो दुनिया में, इन मशीनों के माध्यम से बढ़ा भी है। और आपने देखा होगा कि कोयला का उत्पादन पिछले दिनों बढ़ा भी बहुत है। तो इस दृष्टि से अगर हम विचार करेंगे तो निश्चित रूप से मंत्रालय की ओर से हम कह सकते हैं कि मल्टी डायमेंशनल काम किया जा रहा है जी। और इसके लिए जहां हम नियमित निगरानी का एक सिस्टम बनाया गया है, वहीं आपने देखा होगा कि अभी खान और खनिज विकास और विनिमय संशोधन अधिनियम 2021 के तहत भी हम लोगों ने बहुत सारा काम किया है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण काम जो कह सकते हैं कि कॉमर्शियल कोयला खनन योजना, ये कमर्शियल कोयला खनन योजना में घरेलू उत्पादन राज्यों के साथ राजस्व को साझा करके बढ़ाने का काम शुरू किया गया है और 18/6/2020 को ये शुरुआत हुई थी। अब तक 64 कोल ब्लॉकों की नीलामी पूरी कर ली गई है, जिसमें से कि 45 ब्लॉकों में काम शुरू हो गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो कॉमर्शियल माइनिंग का जो हम लोगों ने प्रयास किया है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने, इसमें कोयला खनन के नियम और शर्तें जो हैं वो बहुत उदार हैं और कोयले की उपयोगिता पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आप कोयला का जिस रूप में इस्तेमाल करना चाहें, इसके अतिरिक्त नई कंपनियों को भी बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई है। जो एडवांस रकम ली जाती थी उसको भी कम किया गया है और कोयला खानों के संचालन के दृष्टि से लचीलेपन को प्रोत्साहित करते हुए, लेकिन क्वालिटी से, एनवायरनमेंट से, इससे कोई समझौता नहीं करते हुए इसको बढ़ावा दी गई है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में 2029-30 तक हम कोयले के उत्पादन को इतना बढ़ाने में सक्षम हो जाएंगे और 23-24 में हम शून्य आयात की ओर बढ़ जाएंगे। जी। संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में पाया है कि खनन के मशीनीकरण से सुरक्षा और उत्पादकता दोनों में योगदान होता है। इसलिए संसदीय समिति ने सुझाव दिया है कि खनन प्रक्रियाओं का और मशीनीकरण सुनिश्चित किया जाए। निजी कंपनियां नई तकनीक के उपयोग के लिए अनिच्छुक हो सकती है। कमेटी ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इनका उपयोग करें। सुनील कुमार सिंह जी, जिस तरह से आप लोगों ने खनन के लिए मशीनों का अत्यधिक इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है और आप लोगों ने अपनी पड़ताल में पाया भी है कि हो सकता है प्राइवेट सेक्टर इसको इस्तेमाल करने में आनाकानी करे, आप लोगों ने मंत्रालय को सुझाव दिया है कि इसके प्रयोग के लिए वो कंपनियों को मनाए, तो किस तरह आप लोगों ने अपने पड़ताल में पाया है और क्या प्रयास किए जाने चाहिए? देखिए, एक चीज बहुत स्पष्ट है कि कोयला के क्षेत्र में मशीनीकरण का असर, एक चीज जो कहीं कहीं प्रश्न उठाता है, रोजगार सृजन पर के कमी में नहीं आएगा, बल्कि हमारे पास जो कोयले का बहुत बड़ा भंडार है, तो हम उसमें नए नए क्षेत्रों में नए नए ब्लॉक्स को पहचान कर और मशीनों के माध्यम से तेजी से जब काम करेंगे तो रोजगार सृजन की बहुत अधिक संभावनाएं और बहुत सारे उसमें हैं। तो रोजगार सृजन के दृष्टि से भी यह उपयुक्त है और इसीलिए कोल में आपने देखा होगा कि अब मैनुअल विधि से जो काम होता था उसको मैकेनाइज और सेमी मैकेनाइज सिस्टम में हम बदल रहे हैं और इसका असर भी नजर आ रहा है कि जो 1975 के समय कोयले का उत्पादन देश में मात्र 100 मिलियन टन था, वही 2021-22 में अभी बढ़कर 778 मिलियन टन हो गया है। और ये जो कोयला की उत्पादकता बढ़ाने के दृष्टि से
और खनिजों जो माइंस एरिया में जो हमारे लोग काम करते हैं जी उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम यूजी और ओसी यानी जो अंडरग्राउंड माइन है और जो ओवरकास्ट माइन, जी इन दोनों में हम मशीनीकरण की प्रक्रिया बढ़ा रहे हैं। और इसका लाभ ये होगा कि एक तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा, लेकिन जब हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस प्रोडक्शन करेंगे तो हमारे कोयले का भी दाम घटेगा और प्रोडक्टिविटी में वृद्धि होगी। जी इसलिए अनेकों तकनीकियां हमने शुरू किया है और साथ ही साथ कोयला मंत्रालय ने अपना उत्पादन 2020-21 में 45 मिलियन टन कोकिंग कोल को उत्पादन, हमको सबसे ज्यादा कोकिंग कोल की जरूरत पड़ती है, तो हमने कोकिंग के भी क्षेत्र में जो 2021 में 45 मिलियन टन उत्पादन था उसको हम लोगों ने 29-30 में 140 मिलियन टन करने के लिए कोकिंग कोल मिशन शुरू किया है। जी और इसको समझने की जरूरत है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, खास करके स्टील के क्षेत्र या जो पुराने जो हमारे प्लांट हैं जो तटबंधीय क्षेत्रों में बसे हैं, कोस्टल एरिया में, वो उनका डिजाइन पुराना है और वो डिजाइन बाहर के कोयले पर आधारित था और स्टील में तो हमको कोकिंग कोल की जरूरत पड़ती है और ये हमारे यहाँ कम है, इसका उत्पादन कम है। इसलिए मंत्रालय के प्रयास से कोल कंपनियों ने जहां कोकिंग कोल का उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, वहीं हम अपने सभी कोयलरियों में वासरी लगा रहे हैं, वाष्प कोयला। जी इसमें सेल और टाटा ने भी सहयोग किया है। तो वासरी के आने के बाद हमारा जो गुणवत्ता थोड़ा कम है कोयले का, हम वाश करके जब भेजेंगे तो ये प्रक्रिया भी लाभ होगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हर स्तर पर उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य, और जो हमारे यहाँ जिसका उत्पादन कम था वो उस कोयले को भी परिमार्जित करके हम उनके ऊपर जो हमारा डिपेंडेंसी है उसको कम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये सार्थक प्रयास है और इसका रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो गया है। सुनील कुमार सिंह जी, मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि साल 2029-30 तक हम आयात को शून्य करने के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और घरेलू उत्पादन भी बढ़े, तो जिस तरह से हमने पिछले साल कोयले की कमी के कारण विद्युत सेक्टर में एक संकट सा उत्पन्न होते हुए देखा था, कई बार ऐसा लगा क्योंकि हम कोयला आयात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसकी कीमतें ज़्यादा थी और भारत में भी उसकी मांग एकदम से बढ़ गई थी और हमने देखा पावर सेक्टर, बिजली का संकट एक खड़ा हो गया था। तो क्या संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में इसको लेकर भी सुझाव दिया है कि आने वाले समय में इस तरह का संकट ना खड़ा हो? हमने सुझाव दिया है और एक चीज बहुत धैर्य की चीजें है, कुछ चीजें धैर्य से देखी जाती। मंत्रालय ने बार बार ये कहा था कि हमारे पास कोयले के उत्पादन में कोई कमी नहीं है। हाँ, कुछ दिनों कोविड का असर पड़ा था, ये बात सही है, लेकिन हम इस बात के लिए मंत्रालय को बधाई देना चाहेंगे और खास करके कोल इंडिया और उसकी सब्सिडरीज को, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं वो भारत का सबसे बड़ा उत्पादन वाला जिला है। तो कोविड के बावजूद सारे सुरक्षा के मानकों को पालन करते हुए, स्वास्थ्य मानकों को पालन करते हुए कोयले का उत्पादन बढ़ाया है। हमारे यहाँ असली समस्या ये रही है कि कोयला के क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो रेल टू रोड, माने जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी, तो ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी के कंसेप्ट पर किसी ने काम नहीं शुरू किया। और आपने देखा होगा कि 2014-15 से ही 14 में ही जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला तो पहले दिन से उनका थ्रस्ट जो है भारत के सभी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की दृष्टि से। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि कुछ कोयले से संबंधित रेल परियोजनाएं 40 साल से पेंडिंग थी, तो आज 13 से अधिक रेल परियोजनाओं को भारत की सरकार ने मंजूरी दिया है। और खास करके मेरे क्षेत्र में ही जो टोरी शिवपुर कठौतिया है, उसमें टोरी से शिवपुर, इसके माध्यम से आज हम कोयले के निर्बाध आपूर्ति कर पा रहे हैं। उसी तरह से छत्तीसगढ़ के अंदर वहां भी सीधे कोल माइंस तक रेल को पहुंचाना और वैगन को लोड करना, और लोडिंग की भी प्रक्रिया मैकेनाइज की जा रही है। तो इसलिए इस तरह की किसी भी चुनौती से
कोल कंपनी और कोयला मंत्रालय पीछे नहीं भागा है। जी। मैं ये कह सकता हूं कि ये एक अनावश्यक भय का वातावरण उत्पन्न किया गया। कोयले की कहीं कमी नहीं है, कोयला पर्याप्त है और अब हमारी सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर लिया है। जी। और जो इस बजट में पिछले गति शक्ति योजना की जो घोषणा हुई है, तो गति शक्ति योजना के अंतर्गत भी हम कोल ट्रांसपोर्टेशन पर विशेष ध्यान देने की नीति के हिसाब से हम आप कह सकते हैं कि एक यूनिफाइड सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, जिसमें रोड का भी सहयोग होगा, कोयला रेल का भी होगा और कोयले के लोडिंग के लिए साइलो की प्रक्रिया, क्योंकि जब साइलो सिस्टम नहीं था तो आपको यह भी पता होगा कि कोयले की चोरी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो कोयले की चोरी पर भी रोक लगेगा। प्लस हम जब रेल से ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो प्रदूषण भी कम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हम ग्रीन कोल प्रोडक्शन की ओर बढ़ रहे हैं और जल्दी ही हम इसमें सक्षम होंगे। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में पाया है कि जून 2020 में राजस्व साझाकरण आधार पर कमर्शियल खनन की नीलामी शुरू की गई थी, जो कि एक सकारात्मक पहल है। संसदीय समिति ने सुझाव दिया है कि मंत्रालय सार्वजनिक और निजी कंपनियों को दाखिले के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राजस्व साझाकरण आधार पर अधिक खानों की नीलामी करे। खानों की नीलामी को लेकर सुनील कुमार सिंह जी, संसदीय समिति ने पड़ताल की है। हम देखते थे एक समय कोयले के खदानों को खनन के घोटालों की खबर ज़्यादा आती थी, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है, हमने खानों के खनन और नीलामी को लेकर एक पारदर्शी तरीका देखा है। आपकी संसदीय समिति ने क्या कुछ पाया है सर? संसदीय समिति ने यह माना है कि कोयले के आयात पर निर्भरता कम करने के दृष्टि से और घरेलू कोयला के उत्पादन को बढ़ावा देने के दृष्टि से कोयले का कमर्शियल माइनिंग ये बहुत जरूरी है और इसीलिए कमर्शियल माइनिंग 2020 में शुरू की गई है। और सबसे अच्छी बात है कि इस कमर्शियल माइनिंग में कुछ राज्यों ने शंका और बाकी चीज उठाया था, तो रेवेन्यू शेयरिंग है, यानी राजस्व का साझा बंटवारा है, राज्यों को के भी हक को देने की प्रक्रिया की गई है और इसीलिए अब तक 64 कोयला ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और इसमें से 45 पर काम भी आरंभ हो गया है। और सबसे अच्छी बात है कि भ्रष्टाचार कब पनपता है? जब रेड टेपिज्म होता है, लाल फीताशाही होता है। हमको कदम कदम पर छोटे छोटे छूट और छोटे छोटे परमिशन के लिए सरकारों के टेबल पर जाना पड़ता है, इस टेबल से उस टेबल। तो कोयला मंत्रालय ने कॉमर्शियल माइनिंग के नियमों और शर्तों को बहुत उदार बनाया है और कोयले की उपयोगिता पर कोई प्रतिबंध नहीं। आप कोयले का अनेकों प्रयोग है, ये कोई रोक नहीं कि आप किसमें रोक करें। साथ ही साथ जो नई कंपनियां भी बना रहे हैं, तो होता था कि आपको इतना टर्नओवर होना चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपने देखा होगा कि आज देश के अंदर अनेकों स्टार्टअप हजारों हजार करोड़ का काम कर रहे हैं। तो भारत की वर्तमान सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को भारत की युवा शक्ति पर भरोसा है, इसलिए जो नई कंपनियां भी आएंगी उनको बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई। साथ ही साथ जो एडवांस का राशि था उसको भी कम किया गया है और जो मंथली पेमेंट होता था उसकी जगह अग्रिम राशि में उसका समायोजन करना। तो जो नया ग्रुप जिसके पास पूंजी का अभाव होगा लेकिन जो इस काम को करना जानता है, जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं, उनको मदद मिलेगी। और इसी के लिए कोयला खदानों का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें भी लचीलापन हम लोगों ने लाया। लेकिन इस लचीलेपन का अर्थ ये नहीं है कि हमने सुरक्षा से और पर्यावरण से समझौता किया है। तो हम सुरक्षा और पर्यावरण को शामिल करते हुए उसको कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक बहुत अच्छी बात यह है कि कॉमर्शियल माइनिंग में जो उत्पादन जल्दी प्रारंभ करेगा उसके लिए भी हमने इंसेंटिव दिया है और लगभग
उसको ये इस मामले में अच्छा है कि आपने देखा होगा कि पहले लोग माइंस ले लेते थे। जिन घोटालों की आपने कोलगेट की चर्चा की, और माइंस लेके पड़े हुए हैं, किसी को दे दिया, किसी को बेच दिया, मतलब उस पर बिचौलिए दलाली करते थे और उसका रेट बढ़ाया। तो इसकी जगह हम लोगों ने ये लाया है कि जो जितना जल्दी प्रोडक्शन शुरू करेगा तो उसको इंसेंटिव दिया जाएगा। तो ये इसलिए है कि जो आवंटी हैं, जो कोयला खान लेने जा रहे हैं, उनका इंटरेस्ट कोयले के उत्पादन में हो, और इसीलिए जब इसको गंभीरता से अब लागू किया गया है तो आपने देखा है कि हमारा आयात धीरे धीरे कम हो रहा है। हम लगभग इस बार 2 से 3% के निगेटिव आयात की ओर गए हैं। तो इस क्षेत्र में हम लोग ये मानते हैं कि रेवेन्यू शेयरिंग के आधार पर अधिक से अधिक खानों की नीलामी होगी, और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की कंपनियों को भाग लेना चाहिए, और इसके माध्यम से राज्यों का भी राजस्व बढ़ेगा जी। और ये दूसरा एक और महत्वपूर्ण कदम इस सरकार के आने के बाद, जो इस समिति ने नहीं, लेकिन उसकी चर्चा करनी जरूरी है, कि माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर खनिज कल्याण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, इसकी स्थापना हुई। जो राज्य को रॉयल्टी मिलती थी, इसके अतिरिक्त सीधे जिस जिले में, जिस पंचायत में, जिस ब्लॉक में कोयले का या किसी खनिज का उत्पादन हो रहा है, उनको सीधे राशि मिलेगी जी। तो जो आप देखते होंगे कि बहुत बार माइनिंग का विरोध स्थानीय स्तर पर होता था, तो डीएमएफटी के आने के बाद माइनिंग एरिया में संरचनाएं बढ़ेंगी, और दोनों तरह का उन्होंने उसमें 60% और 40% प्रायोरिटी, नॉन प्रायोरिटी, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ, एनवायरमेंट, महिला एम्पावरमेंट, ये स्कूलों का शिक्षा, उसको डिजिटल करना, तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है जी। और माइनिंग एरिया में भी सकारात्मक संकेत गए हैं, और इसका नतीजा हमारे प्रोडक्शन पर पड़ा है। बिल्कुल, हमारी बिल्कुल सुनील कुमार सिंह जी, आपकी संसदीय समिति ने कोयले के आयात और आत्मनिर्भरता को लेकर एक पड़ताल की और अपने महत्वपूर्ण सुझाव आप लोगों ने मंत्रालय को दिए हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकार के द्वारा भी इसको लेकर कदम उठाए गए हैं, और जो लक्ष्य बनाया गया है कि साल 2029-30 तक हम कोयले के आयात को शून्य के स्तर तक ले जाएं और कोयले की कमी को बिल्कुल कम कर लें, ये काफ़ी सराहनीय रहा। आप इस कार्यक्रम में सर जुड़े और आपने संसदीय समिति के जो रिकमेंडेशंस हैं उसके बारे में हमें विस्तार से बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सबका इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपना फीडबैक हमें संसद टीवी के सोशल मीडिया अकाउंट पर दे सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।